नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ सीधे ले चलते हैं आपके देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। की जनता की ओर से आपके प्रति एक कृतज्ञता का प्रतीक है। मैं आज उन सभी बहादुर राहत कर्मियों के साहस और पराक्रम को नमन करता हूं, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आपकी कर्तव्य निष्ठा और साहस ये हमारे लिए भी प्रेरणा पुंज है। यही कारण है कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। इसके लिए मैं अर्पित फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज किया, ऐसे लोगों का सम्मान किया जिनका सच में सम्मान होना आगे के लिए अन्य लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। आज का इस समारोह हमें यह भी याद दिलाता है कि दूसरों की रक्षा और सेवा के लिए स्वयं को जोखिम में डालने के समान दूसरा कोई साहस का काम नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो केवल इसे एक प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि भौगोलिक और जो हर वर्ष आपदा की चुनौतियां हैं वह भी स्वतः ही अपने आप याद आ जाती हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे राज्य में भूस्खलन, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड होना, हिमस्खलन होना, अतिवृष्टि भी, क्योंकि हमारा राज्य विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इसमें बहुत विविधता है और यहाँ पर आपदाएं आना आम बात है। देवभूमि में रहते हुए हम ये जानते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य जितना मनोहारी है उतनी ही यहाँ की चुनौतियां भी अप्रत्याशित हैं। हम सब ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी को देखा, जब जल प्रलय में हजारों लोगों की जानें चली गई, असंख्य परिवार उजड़ गए। इसी प्रकार 2021 में चमोली की ऋषिगंगा, धौलीगंगा घाटी में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। 2013 में जोशीमठ का धसाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया। इसी वर्ष चाहे वो धराली हो, स्याना चट्टी हो या रुद्रप्रयाग का हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, चमोली में चेपड़ो हो, नंदानगर हो, कुंत्री हो, धुरमा हो या पौड़ी जनपद के पैठाणी के पास के गांव सैंधी या उसके आसपास के लगे हुए गांव हो या सीमांत क्षेत्र बागेश्वर में जाएंगे आप तो वहां पौसारी जैसे ग्राम, और देहरादून में इस वर्ष अभी मैंने जिसका जिक्र किया मालदेवता से लेकर हमारे पूरे क्षेत्र में भारी आपदा का हमें सामना करना पड़ा है। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और इस मौके पर प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है और हमारे देवी देवताओं ने भी इनके साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया है। माँ दुर्गा का वाहन शेर, गणेश जी का वाहन मूषक, माँ सरस्वती का वाहन हंस और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर आदि सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच एकात्म भाव की प्रतीक है। यही कारण है कि आदिकाल से वन्य जीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की लगभग 14.77% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है, जबकि पूरे देश में यह अनुपात मात्र 5.27% का ही रह गया है। यह अंतर हमारे राज्य की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की हरियाली और इसमें स्वच्छंद विचरण करने वाले वन्य जीव वर्ष भर देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ साथ राज्य सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूपों को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीवों को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा में राज्य सरकार
इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के लिए पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे। और ये धनराशि वन विभाग स्वयं जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित होती है वहाँ जाकर उसको कंपनसेट। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की जनता की समस्या को जानने और समझने के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 की शुरुआत की गई थी। खुद मुख्यमंत्री भी महीने भर में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के बारे में मॉनिटरिंग करके समस्याओं के कारण और निवारण की जांच करते हैं। इसी संदर्भ में सीएम ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग की है और साथ ही शिकायतकर्ताओं से फोन कर उनकी शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी ली है। सीएम हेल्पलाइन मॉनिटरिंग के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मॉनिटरिंग के दौरान मैं स्वयं देखता हूं कि शिकायतकर्ताओं की किस तरह की कितनी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों का निवारण हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण है। सीएम ने कहा कि हमारा मकसद एक सरल तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें सीएम हेल्पलाइन से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। मीटिंग करता हूँ और जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएँ, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है, उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस देहरादून सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के अंतर्गत देहरादून बासमती चावल की नई श्रृंखला लॉन्च की है। इस मौके पर विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र के करीब 40 किसान संगठन जुड़े हैं और जो पारंपरिक पद्धति से बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये पहल देहरादून बासमती के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का संकल्प है। उन्होंने किसानों को बड़े स्तर पर जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए विश्वास जताया है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बासमती को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी मिलेगी। 400 से अधिक किसान हमसे जुड़े हैं और इस प्रकार से किसानों की आय बढ़ेगी, हाउस ऑफ हिमालय के थ्रू उनकी इनकम बढ़ेगी, किसान और जुड़ेंगे। और जो बासमती के लिए हमारा देहरादून कभी प्रसिद्ध हुआ करता था, फिर दिशा में आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक बार इस लॉन्चिंग के अवसर पर मैं विशेषकर हमारी सी झरना को, जिस काम को देख रही है, बड़े मेहनत से देख सबसे आ पाई हैं, लगातार मेहनत कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये टीम आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में और विदेशों में जो है इसके मार्केट को फैलाएगी। यूके मामले को सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच। यूके अध्यक्ष को निलंबित और लीक पेपर को रद्द कर नई शिक्षा तिथि घोषित करने की मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस यूके पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री आवास कूचकर प्रदर्शन करने जा रही है और इस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरे की कड़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके मामले को लेकर युवाओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है और संतुष्टि प्रदान की है, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की ज्यादा रहती है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी वो पूरा ही नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कड़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की
और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। हरिद्वार के गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल बिजली घर में बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीसीएल मुख्यालय ने कड़ी कार्यवाही करते हुए एक जेई और प्रभारी अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। साथ ही मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव का कहना है कि 2 दिन पहले बिजली घर के बाहर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि फैक्ट्री के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जा रही थी और यूपीसीएल की मापक टीम ने मौके पर जांच की है और मीटर से छेड़छाड़ की पुष्टि होने पर उसे सील कर दिया है। इस मामले में उपनल कर्मचारी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें फैक्ट्री के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। बात करेंगे उधम सिंह के जसपुर नगर की, जहां पर उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने बैठक की है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भागवत प्रसाद मकवाना नगरपालिका जसपुर पहुंचे हैं और उप जिला अधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया है, जिसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए भगवत प्रसाद मकवाना ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था और 2013 में सर्वेक्षण भी किया गया था। अभी तक के सर्वेक्षण में 6000 मैनुअल स्कैवेंजर्स पाए गए हैं और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्वे के आदेश दिए हैं और वो सर्वे बिल्कुल फर्जी हुआ था। सुपरवाइजरों द्वारा कराया जाना था सर्वेक्षण और पिछली बार एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया था और भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में कॉरिडोर को सर्वेक्षण के लिए 15,000 रुपये का भुगतान भी किया था और पूरे देश भर में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित भी हुए थे। वहीं 40,000 रुपये अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई थी और उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 सफाई कर्मचारी पाए गए थे। रोड की तहसील में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन 39वें दिन भी लगातार जारी है। उत्तराखंड किसान मोर्चा की मांग है कि हरिद्वार जिले में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसानों की मांग है कि इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के चल रहे करोड़ों के बकाया राशि जल्द ही भुगतान की जाए। इसके साथ ही उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसानों की मांग है कि उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी किसानों की बिजली माफ कर दी जाए। आज के धरना प्रदर्शन में उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि 9 अक्टूबर को एसडीएम चौक पर महापंचायत का ऐलान किया गया है। इस महापंचायत में 7 से 10,000 के करीब किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और आज के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसान मौजूद रहे हैं। किसान ये चाहता है कि किसानों का जो बकाया भुगतान चल रहा है उसका भुगतान तुरंत दिलाया जाए। जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वालों की बिजली फ्री की जा, हरिद्वार जिले में स्मार्ट मीटर किसी सूरत में नहीं लगाया जा और गन्ने को जो 3 साल से रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, गन्ने का रेट 500 रुपये क्विंटल तय किया जाए। सरकार की मंशा यह है कि सरकार किसानों को केवल झूठे आश्वासन देती है और आज के हालात ये होंगे कि किसानों के बच्चे खेती से लगातार दूर होते जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी ये सरकारें होंगी। इन सरकारों की केवल मंशा एक है कि ये जमीनें सारी किसान परेशान होकर बेच दें और ये सारी जमीनें पूंजीपति और सरकार में बैठे लोगों के नाम पर चली जाए। पर सरकार इनकी मंशा को समझ रहा है। सरकार किसी भी सूरत में किसानों के समाधान के लिए कहीं भी हमें गंभीर दिखाई नहीं दे रही। हमारी जो उत्तराखंड किसान मोर्चा की पंचायत में आने की जो उम्मीद है, हमें 7 से 10 हजार के लोगों के आने की संभावना बहुत भारी भरकम भीड़ सड़कों पर आपको हरिद्वार के किसानों की दिखाई देगी। नगर निगम रुद्रपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर शुक्रवार को नगर निगम सभागार में जश्न मनाया गया है। इस अवसर पर नगर निगम कर्मचारियों
पर्यावरण मित्रों, पार्षदों और ठेकेदारों ने महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल का जोरदार अभिनंदन किया है और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। 1 अक्टूबर को देहरादून में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महापौर और नगर आयुक्त को 35 लाख रुपए की धनराशि का चेक और सम्मान पत्र प्रदान किया था। ये उपलब्धि नगर निगम रुद्रपुर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 से 25 के स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम श्रेणी में प्रथम स्थान मिलने पर मिली है। महापौर ने इस सम्मान का श्रेय पूरे निगम परिवार और पार्षदों को देते हुए कहा है कि ये टीम वर्क और शहरवासियों के सहयोग का परिणाम है। नगर आयुक्त ने भी इस सभी को सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया है। ये जो प्राइज़ मिला हुआ है, ये क्रेडिट गोज़ टू जो मेरे शहर के निवासी हैं उनको जाता है, मेरे नगर निगम का जो स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है उनको, और ये हम सब की एक सामूहिक प्रयास था कि उनको बेहतर बनाया जाए। लेकिन अभी ग्राउंड को बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है कई जगह इलाका हमारा, उसको ठीक करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, प्राइज़ मिलने के बाद तो हमें एहसास हो रहा है कि और अच्छा करना पड़ता है। तो ये हमारा एक प्रयास था छोटा, जो रिकॉग्नाइज हुआ है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आगे भी ठीक करेंगे, ऐसा हमारा। इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है और जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरे कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने जानकारी साझा की है कि वे अभी गढ़वाल के कई जिलों के भ्रमण से लौटे हैं और आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब प्रदेश में आए थे तो उन्होंने 1200 करोड़ की सहायता हमको प्रदान की थी। केंद्रीय स्तर की टीम भी आई थी जो कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके जा चुकी है। वहीं पीडीएनए की टीम का दौरा भी लगभग पूरा हो चुका है और उनकी रिपोर्ट भी जल्द ही सामने आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में धनराशि हमें प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। 3 महीने का हमारे पास वक्त है क्योंकि उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी और इसलिए 10 अक्टूबर के बाद हर जनपद में जाकर प्रभावित क्षेत्रों में काम शुरू करवाया जाएगा। उत्तराखंड से मानसून जा चुका है, लेकिन बीते 2-3 दिनों से हो रही बारिश से लोग घबरा गए हैं। खासकर आपदा प्रभावित इलाकों के लोग बारिश होते ही रात को सो नहीं पा रहे हैं। लोग हैरान हैं कि मानसून की विदाई हुई भी है या नहीं। देहरादून में भी मौसम में बदलाव दिखा जा रहा है, लेकिन बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। लेकिन बारिश के रुकते ही उमस भी भर रही है और गर्मी लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। आज के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश देखी जा सकती है। इसके बाद 5 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते 5, 6 और 7 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली आदि जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना भी जताई जा रही है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में चल रहा मां दुर्गा पूजा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में मनाया गया है। महोत्सव के अंतिम दिन महिलाओं ने उत्साह और आस्था के साथ सिंदूर खेला की रस्म को निभाया है, जो कि नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा से सुख, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की याचना की है और पूजा पंडाल में भक्तों से भारी भीड़ बनी हुई थी। वहीं समापन के बाद श्रद्धालुओं ने ढोल, नगाड़ों और जय मां दुर्गा के जय घोष के बीच मां दुर्गा सहित समस्त प्रतिमाओं का भव्य शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया। देहरादून में नशे में धुत एसएचओ ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी है और राजपुर थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार ने नशे में ये टक्कर मारी है। राजपुर थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार तत्काल प्रभाव से एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल करने के बाद में एसएचओ पर राजपुर थाने में ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
गरुड़ तहसील के अंतर्गत देवनाई गांव के मिठाई कारोबारी कुंदन सिंह फेसबुक में आए सस्ते ड्राई फ्रूट्स के विज्ञापन में फंसकर 1,60,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन ठगी के बारे में कुंदन सिंह का कहना है कि सस्ते ड्राई फ्रूट्स के लुभावने विज्ञापन में कमेंट करने के बाद मेरा नंबर हैक करके सोशल मीडिया साइबर ठगों ने मेरे खाते की जमा पूंजी 1,60,000 रुपए निकाल ली है। वहीं साइबर ठगी के मामले में सीओ बागेश्वर अजय शाह का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही साइबर ठगों तक पहुंचा जाएगा। प्रदेश सरकार विकास के लाखों दावे क्यों न कर ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जगह सरकार के ये दावे खोखले नजर आते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव का जहां पता ही नहीं चलता है कि यहां गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं। जसपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क बरसों से बदहाली का शिकार हो गई है और इनकी सुध लेने वाला अभी तक कोई भी नहीं है। अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। ग्रामीणों की माने तो हल्दुआ गांव को जसपुर शहर से जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी हुई है और कई बार इसकी शिकायतें जिला के प्रभारी मंत्री से भी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। 2-3 साल से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने जो आंदोलन किया, अपनी आवाज़ उठाई, धरना दिया, लेकिन सरकार के कानों तक तो कोई बात पहुंच नहीं रही है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, तसल्ली दी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम होता नहीं है। देखिए, बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। हमारी रोड बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। पिछले 3 साल पहले यह रोड बनी थी और मात्र बनने के 5 से 6 महीने में ये रोड बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। तब से लेकर आज तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। कोई इसमें किसी सरकार के आदमी ने आकर देखा नहीं है कि कैसी रोड है, क्या है। और जब बरसात होती है तो बहुत 5-5, 6-6 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें वाहनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि किसी इमरजेंसी हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, पेशेंट के साथ, तो वो एम्बुलेंस निकलना भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की है। विकासनगर के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर तहसील प्रशासन आज हरकत में आ गया है। लंबे समय से विवादित इस भूमि पर पेड़ों की कटाई शुरू होने के बाद मामला एक बार फिर गर्मा गया है। बता दें कि शिकायतकर्ता पूर्व ग्राम प्रधान यामिन अंसारी ने सीधे तौर पर भूमाफियाओं पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है और कहा है कि प्रशासन मूक दर्शक बन चुका है। मामला सुर्खियों में आया तो तहसीलदार विवेक राजौरी की अगुवाई में तहसील प्रशासन की टीम जाँच पड़ताल के लिए मौके पर पहुँच गई है। टीम ने जमीन की पैमाइश की है और काटे गए पेड़ों का जायजा भी लिया है। तहसीलदार ने मौके पर पैमाइश कर विवाद को सुलझाने की कोशिश की है और साथ ही उन्होंने सिंचाई, नेशनल हाईवे और राजस्व विभाग द्वारा जल्द ही संयुक्त जांच कराए जाने की बात कही है, ताकि आरोपों की सच्चाई को सामने लाया जा सके। और जांच से शिकायतकर्ता कुछ हद तक संतुष्ट दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।